21 UT 71A consideration plus स्वाहा consideration plus business और profession plus 71B बिजनेस हो या 71C रीड विद शेड्यूल 1 विदाउट उसमें केवल 2 पॉइंट बताए थे 4 में से। पहला जिसमें तुमने आईटीसी लिया हो और दूसरा इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम आउटसाइड रिलेटिव और अदर एस्टेब्लिशमेंट कंसिडरेशन होना जरूरी पर बिजनेस का होना। इसके बाद अब क्वेश्चन ये हर जगह लिखा है गुड सर्विस हो तो इन नालायकों से पहले गलती हो गई थी। जब पुराना लॉ लिखा था स्टार्टिंग में आया था 71A B C और D भी था फिर D उड़ा दिया और फिर बना दिया 71A। क्या बना दिया? जब भी किसी नंबर के बाद कैपिटल में कुछ लिखा होगा वो अमेंडमेंट क्या है? ये ओरिजिनल लॉ में नहीं था, इसको बाद में क्या किया गया? अमेंड करके इंसर्ट किया गया। अब सुन 71A क्या कहता है जरा सुनना, आज भी क्लियर हो जाएगा पूरा। 71A कहता है यदि कोई चीज एज पर 71 सप्लाई है तो शेड्यूल 2 में आना हम बता देंगे कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब शेड्यूल 2 का एक है बाइफिकेशन कि किसको गुड्स मानेंगे और किसको। इट इज अ बाइफिकेशन, इट इज अ where certain activity or transaction constitute a supply according with the provision of subsection 1 they shall be treated either supply of goods supply of service as referred in schedule 2। तो शेड्यूल 2 का एक है बोलो बाइफिकेशन ऑफ गुड्स एंड Schedule 2 is related to bifurcation of goods and services। बात समझ में आ गई? पक्का पढ़ो एक बार। अब जरा समझिए बस। अब जरा सुनो 71A जो कहता है 71A स्मॉल ए उसके हिसाब से तो एवरी टाइप ऑफ सप्लाई कवर दिया। हाँ बोलो या ना बोलो? एवरी टाइप ऑफ सप्लाई कवर दिया। अब मेरे कुछ क्वेश्चन है जिसके आपको आंसर देना, सोच समझ कर कि वो सप्लाई है या नहीं, और है तो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। सप्लाई है तो किसके दायरे में आ जाएगा? और जीएसटी के दायरे में आएगा मतलब टैक्स देना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ
मैथर्स RIS, मिस्टर एक्स CA बनकर यहां पे जाके फाइनेंस मैनेजर की जॉब करने लगे। फाइनेंस मैनेजर की कौन बोलो? मिस्टर ए वर्किंग विद रिलायंस इंडस्ट्री एज अ फाइनेंस मैनेजर एंड गेटिंग अ सैलरी। गेटिंग अ सैलरी मिल रही होगी, हाँ मिल रही होगी। तो कोई किसी को सर्विस दे रहा है, कौन? मिस्टर किसको? सप्लाई है कि नहीं है? सप्लायर कौन है? रिसिपिएंट कौन है? हाँ या नहीं? मतलब जितने लोग जॉब कर रहे हैं सारे लोग सर्विस दे रहे हैं किसको? अपने एम्प्लॉय। जितने लोग जॉब कर रहे हैं सारे लोग सर्विस दे रहे हैं किसको? अपने दे रहे हैं। यस दे रहे हैं। सर्विस है कि नहीं बोलो? है। अब सुन दूसरा ध्यान से सुनना। मिस्टर ए का मिस्टर बी से कोई डिस्प्यूट हो गया तो ए ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। क्या फाइल कर दिया? तो कोर्ट में लगती है कोर्ट फीस। कौन देता है? जो केस फाइल करता है। किसने केस फाइल किया? तो कोर्ट फीस कौन देगा बोलो? किसको? कोई सर्विस दे रहा है, कौन? कोर्ट। किसको? कोर्ट दे रहा है किसको? दे रहा है। सप्लाई है कि नहीं है? बिल्कुल है। 7(1) के हिसाब से सब कवर हो रहे हैं। फिर देखो, फिर एडवोकेट जनरल होता है भारत सरकार का। C&AG होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर एंड जो सरकारी डिपार्टमेंट का ऑडिट करता है, जो सरकारी डिपार्टमेंट का, इसको भी तो रेम्युनरेशन मिलता है। इसको भी क्या मिलता है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, ये सब क्या है? Constitutional. They are also getting the remuneration from government. They are also getting. तो क्या ये सर्विस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? भाई एडवोकेट जनरल भारत सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष रखता है। कहां पर? कोर्ट में। कहां पर? कौन रखता है पक्ष? बिल्कुल रखता है। तो उसकी सर्विस दे रहा है कौन? आप। इसके बाद जरा सुनना विवाद। मिस्टर एक्स अच्छे थे हो गए तो अपन ने देखा होगा रोड पर एक ऐसा वाहन होता है, हाँ, जिसमें डेड बॉडी को ले जाया जाता है। हाँ, ले जाया जाता है। तो क्या जो व्हीकल है वो फ्री में ले जाता है? नहीं, उसके भी क्या लगते हैं। तो व्हीकल वाला भी सर्विस दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। फिर तो वो भी GST के दायरे में। भैया सब में कंसिडरेशन है कि नहीं है? सप्लाई है कि नहीं है? सब में है। चलो डिस्प्यूट कराते थोड़ा सा। देखो लड़ने वाली बात है, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन समझाने के लिए लड़ लेते हैं थोड़ा सा। 5 मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को लैंड बेची। क्या बेची? लैंड सप्लाई है कि नहीं? हमें मालूम है। बोलो बोलो नहीं है? ठीक है। हाँ है ना? सप्लाई है कि नहीं? क्यों नहीं है? चलो हम लड़ने की बात कर रहे हैं। अब लड़ने वाले लड़ने से कुछ भी फालतू बात पे भी, कोर्ट में तो फालतू बात पे भी लड़ाई लड़ने लड़के दिखा रहे हैं।
मैं कह रहा हूं लैंड गुड्स नहीं है, आपने बोला क्यों नहीं है? तो मैं कहता हूं लैंड सर्विस है। एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। हाँ, कहा एक्सक्लूड कहां लिखा सर्विस में, बता दो जोड़ के। अरे पढ़ांग लड़ना हो तो आई कैन फाइट, लड़ रहा हूं ना मैं, बोलो ना। सर्विस की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग अदर देन गुड, मनी, सिक्योरिटी। लैंड थोड़ा है क्या? तो व्हाई नॉट लैंड इज सर्विस? जो फालतू लड़ाई ऐसे ही जाता कोर्ट में। इंडिया में आधे केस तो ऐसे ही फालतू आते, इंडिया में आधे केस ऐसे ही फालतू आते। मुझे बताओ ना मैं कहां गलत हूं भाई? सर्विस की डेफिनेशन क्या है लॉ में, ये बता दो। एनीथिंग अदर देन लैंड गुड्स से क्या? हाँ या ना? तो सर्विस है ना यार। सर ये तो बड़ा अजीब टाइप का केस हो गया। हाँ बोलो। हाँ ना, लड़ने को क्या है, लड़ लिया अपन ने भी, समझा दिया। पर मतलब वैसे लैंड भी बेचे तो लड़ाई हो सकती है, हो सकती है। फिर डू यू नो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? जिसको हम कोर्ट ऑफ लॉ से वसूल सकते हैं, जिसको हम मतलब बिना कोर्ट जाए ये पैसा नहीं मिलेगा, बिना कोर्ट जाए ये पैसा। एक्शनेबल क्लेम, क्या वर्ड बोला मैंने? बिना कोर्ट जाए पैसा नहीं मिलेगा। अब मेरा कहना जरा सुनना, जरा सुनना। एक्शनेबल क्लेम गुड्स है कि नहीं है भैया? गुड्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, गुड्स इंक्लूड। अब जरा ऊपर वाले में सप्लाई है कि नहीं है? ये सप्लाई है कि नहीं? ये सप्लाई है कि नहीं? ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है। सब कुछ क्या है? तो सब कुछ जीएसटी के दायरे में है, सब कुछ जीएसटी के। हाँ बोलो, सुनना। फिर अब मैं विवाद करता हूं और आगे कर थोड़ा सा। मिस्टर एक्स भाई साहब को हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक आया तो भाई साहब को आईसीयू में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल वालों ने पैकेज बना दिया आजकल, तो बोले 5 लाख रुपया में बाईपास। अब हॉस्पिटल सर्विस दे रहा कि नहीं दे रहा? टैक्सेबल है बिल्कुल है ना? सप्लाई है कि नहीं? स्कूल गए, स्कूल में फीस दिए हो? हाँ, यही बस तो फीस देते सबसे ज्यादा, यही तो सबसे ज्यादा फीस देते। स्कूल में फीस दिए हो? हाँ, सप्लाई है। कौन सर्विस दे रहा? आप पैसे दे रहे हो? दे रहे हो, सप्लाई है। हाँ है, तो इसका मतलब सबका छू सप्लाई का मतलब, और सब कुछ जीएसटी के दायरे में दिख रहा है। अब भैया क्या तुम्हारे हिसाब से हेल्थ पर जीएसटी लगना चाहिए? पूछ रहा हूं कॉमन से। हेल्थ एक्सपेंस पर जीएसटी लगना चाहिए? नहीं कि हाँ? नहीं। अरे भाई, यदि हेल्थ पे जीएसटी लगने लगा तो हेल्थ क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा ना, महंगा हो जाएगा। स्कूल में जीएसटी लगेगा तो एजुकेशन क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। और महंगा हो जाएगा तो फिर उसके कंज्यूमर क्या हो सकते हैं? कम हो सकते, होते हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है भाई, प्राइस बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ कंज्यूमर को लूज होगा, होगा 100%। सारे एम्प्लॉय जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्यों आ जाएंगे बोलो? बोलो भाई, क्योंकि सब कुछ कवर है। तो आप देखो जरा, सुनना भाई, ऐसे तो जीएसटी का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब सुन, 7(1) बड़ा ही क्या था? बाइफर्केशन। क्या था?
bifurcation of goods, bifurcation of service. Now 7(2) क्या बोला मैंने भाई? 7(2) क्या बोला? 7(2) notwithstanding anything contained in subsection 1 में जो पढ़ा है सब कुछ भूल जाओ। वैसे कौन सा याद? सबसेक्शन 1 में जो कुछ पढ़ा सब कुछ, मतलब 7(1)A, 7(1)B, 7(1) तीनों भूल जाओ। हम सबसे बड़े, देखो लॉ कैसे पढ़ा जाता है। ये लिखा है 2, उसके बाद ये लिखा है, फिर A, फिर और फिर ये लिखा ऐसे, मतलब फिर 2 ये लाइन, फिर ये और फिर ये, ऐसे लॉ पढ़ा जाता है। जब 2 पॉइंट हो ना तो आपको सेंटेंस पूरा कैसे बनेगा? ये और लिखा है, और वाला हिस्सा छोड़ दो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो और तब सेंटेंस पूरा होगा, नहीं तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। चलो जरा समझते हैं। Notwithstanding anything contained in subsection 1, 7(2) बड़ा हुआ, 7(1) बड़ा हुआ, बोलो 7(2) बड़ा हुआ। एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, एक्टिविटी और स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, कैसे बोलो? Shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service. ना हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। Neither will be treated as supply of goods, neither will be treated as supply of service. मतलब शेड्यूल 3 is non-taxable supply. शेड्यूल 3 is जो चीज शेड्यूल 3 में लिख गई वो जीएसटी के दायरे से बाहर होती, वो चीज जीएसटी के दायरे से सीधे क्या हो जाएगी? बाहर। मतलब इवन वो शेड्यूल 1 के सबसेक्शन 1 के हिसाब से सप्लाई है, पर वो सीधे जीएसटी के दायरे से कौन सी चीज? अब शेड्यूल 1 क्या था? विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 2 क्या है? बाइफर्केशन। और शेड्यूल 3 क्या है? नॉन टैक्सेबल। क्या है? ये दूसरा। Notwithstanding anything contained in subsection 1, such activity or transaction undertaken by central government, state government or any other local, they are engaged in a public authority and may be notified by the government on the recommendation of council, shall be treated neither as a supply of goods, neither shall a supply of, मतलब यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रहा है या गुड्स दे रहा है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, एज अ जिसको हम नोटिफाइड कर दें, जिसको तो उसको ना हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो अपने द्वारा दी गई सर्विस या गुड्स को क्या कर सकता है? एग्जाम क्या मान के? पब्लिक अथॉरिटी क्या मान के? लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? नोटिफाइड। और नोटिफाइड किसकी रिकमेंडेशन पे करेगा? काउंसिल की रिकमेंडेशन। इसका मतलब समझ में आया? जो चीज शेड्यूल 3 में है, बोलो बोलो, वो सीधे जीएसटी के दायरे से, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी in which they are engaged as a public authority, they are engaged as may be notified by the government on the recommendation of the council. काउंसिल की रिकमेंडेशन पर जो भी नोटिफाइड कर रहे हैं उसको हम ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ओवर एंड ना, हाँ या ना? ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज एक बार पूरा मैं बड़ा करके दे रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर।
चलो भाई स्क्रॉल डाउन करो। तो अब हमें यदि शेड्यूल 3 पता चल जाए तो क्या पता चल जाएगा? कौन सी सप्लाई टैक्सेबल है, कौन सी सप्लाई शेड्यूल 3 पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कौन सी सप्लाई टैक्सेबल है, कौन सी सप्लाई। अब चलो एक बार शेड्यूल 3 में जा ही रहे 2 मिनट पर एक चीज और पढ़ते हुए जा रहे हैं और कुछ लॉ पढ़ना सिखा पाएंगे। सबसेक्शन 3 7(3) अब जरा पढ़ना इंग्लिश पढ़ना। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1(1)(a) and 2, सब्जेक्ट टू 1(1)(a) and 2 को ध्यान में रखते तो बड़ा कौन हुआ? 1(1)(a) 2 की 7(3) बोलो 7, हाँ बोलो 7(3) बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? सब्जेक्ट टू लिख रहा है मतलब ये सामने वाले को अपने से बड़ा बना रहा है, सामने वाले को अपने से बड़ा बना रहा है। तो अब मुझे ये बताओ 7(1)(a), हाँ बोलो 7(1) बड़ा ए है, 7(2) है और 7(3) है। सबसे बड़ा कौन है? 7(2) सबसे बड़ा है क्योंकि उसने 7(1) को खा लिया, उसने 7(1) को। उसके बाद अगले नंबर पे कौन आएगा? 7(1) क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? 7(1)(a) और फिर उसके बाद आएगा 7 क्योंकि इसने अपने साथ क्या वर्ड यूज कर लिया? इसने अपने आप को गिरा लिया और जिसने नॉट विद स्टैंडिंग यूज कर लिया उसने दूसरे को खा लिया। 7(2) ने 7(1) को खा लिया, बड़ा कौन हो गया? 7(2). ये पर अब समझो मतलब सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1(1)(a) and 2 गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन द ट्रांजेक्शन दे आर ट्रीटेड एज a supply of goods not a supply of service, a supply of service not a supply of goods। मतलब गवर्नमेंट देखो ने ये प्रोविजन क्यों लिखा है? कल के दिन तुम ऐसी कोई चीज ले आओ जो शेड्यूल 2 में ना लिखी हो, काय में ना लिखी हो, और तुम बोलो साहब हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये गुड्स है कि इससे हम जीएसटी के दायरे से बाहर। तो गवर्नमेंट के पास पावर है, वो नोटिफाइड कर देगी कि ये गुड्स है, सर्विस है। लेकिन यार जो मैटर शेड्यूल 2 में लिखा है, जो मैटर गवर्नमेंट उसको नोटिफाई नहीं करता क्योंकि वो तो ऑलरेडी लॉ में सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन, इसलिए उसको बड़ा किया। दूसरा, अरे भाई जो चीज सप्लाई नहीं है 7(1) में, गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कौन कर सकती है? ये गुड्स है की सर्विस, पहले उसका क्या होना जरूरी है? सप्लाई। गवर्नमेंट सप्लाई नोटिफाई नहीं करेगी, केवल क्या नोटिफाई कर सकती है? कि गुड्स है की। दैट्स ओवर। चलो भाई अब जरा समझो सेक्शन 7 ओपन कर दिया है। अब मेरे मन में डाउट आ गया 7(1) क्या है? सप्लाई। 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c। शेड्यूल 1 क्या है? फिर 7(1) बड़ा ए क्या है? बाइफिकेशन। शेड्यूल 2 के लिए शेड्यूल 2 क्या कहता है? बोलो। और फिर क्या नेक्स्ट क्या है? शेड्यूल वो क्या है? बोलो। आई है ना? क्लियर है? अब शेड्यूल 3 क्या है वो देखा भैया। किसी के नौकरी करना सप्लाई है कि नहीं है? है। हाँ बोलो है मतलब है। अब आइए अब जरा समझिए नॉन टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी। क्या बोला?
मतलब जीएसटी के लिए इसको क्या नहीं मानते हम, सप्लाई। 7(2) कहता है, 7(2) शेड्यूल 3 में जो लिखा है वो ना सप्लाई है गुड्स की ना सर्विस की। और 7(2)(b) में क्या लिखा है, जो गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी की तरह सर्विस दे रही है, गुड्स दे रही है, उसको नोटिफाई कर देगी कि ये सप्लाई की कैटेगरी में नहीं है, तो जीएसटी के दायरे से। मैंने आपको बोला था जीएसटी का बेनिफिट पूरा सिस्टम वैट और सर्विस टैक्स से कॉपी हुआ है। अब यू विल सरप्राइज, जब पहली बार सर्विस टैक्स आया था इंडिया में, केवल 3 सर्विस पर सर्विस टैक्स आया था। कितनी सर्विस पे आया था? केवल 3 सर्विस पर। ओनली 3 सर्विसेज वाज कवर्ड। पर जब 3 सर्विस पे सर्विस टैक्स लगाया भाई लोगों ने 1994 में, और रेट था 5% केवल। कितने परसेंट? 5%। गवर्नमेंट को बहुत इजीली कलेक्शन मिल गया, तो गवर्नमेंट को वो एरिया आदमखोर शेर टाइप दिख गया। अरे यार, यहाँ से तो पैसा वसूलना बहुत आसान है। भाई लोगों ने अगले सालों में हर साल 5-5, 6-6 आइटम बढ़ाना चालू कर दिए सर्विस में। और जब तक हमारा टेम आया 2006-7 में, तो उस समय 120 सर्विसेज पर सर्विस टैक्स आ गया था। हम लोग पूरी लिस्ट याद करके गए थे। 120 सर्विस पर सर्विस टैक्स आ गया था, पूरी लिस्ट याद थी A to Z। फिर और पास भी हो गए, सीए भी बन गए, पर भाई लोगों का आदमखोर शेर का पिंजड़ा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 135 से 40 सर्विस कवर हो गई सर्विस टैक्स। तो लोग बोले, अरे कितनी सारी सर्विस से काम है, वो कहां तक याद रखेंगे? तो प्रणब मुखर्जी जी बोले, अच्छा बहुत परेशान हो रहा है कि इतना सारा याद रखना। तो उन्होंने एक लाइन में स्टेटमेंट को खत्म किया। बोले लिस्ट याद करना मुश्किल हो गया ना। बोले फ्रॉम दैट नोटिफाइड डेट ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल। क्या बोले? एक्सेप्ट द फॉलोइंग। बोले आपको याद रखना जब मुश्किल हो रहा है ना, इतनी सारी सर्विस कौन याद रखे? बोले कोई बात नहीं। बोले ऑल सर्विसेज टैक्सेबल एक्सेप्ट द फॉलोइंग, और उन्होंने एक्सेप्ट की लिस्ट बना दी, और जो लिस्ट सर्विस टैक्स में बनी थी वो लिस्ट यहां पे कॉपी कर दी शेड्यूल 3 में। हर एक्ट का ओरिजिन होता है। 13-14 साल के सर्विस टैक्स ने जीएसटी को बहुत बड़ा ओरिजिन दिया। पूरा जो जीएसटी है वैट और सर्विस टैक्स का कट कॉपी पेस्ट पूरा। और सर्विस में जो नेगेटिव लिस्ट थी, इसी को बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। शेड्यूल 3 में जो है वो क्या है, उस पे जीएसटी नहीं लगता, वो जीएसटी के दायरे से। आइए जरा पहला पॉइंट पढ़ के देखते। देखो भाई, नॉन सप्लाई लिस्टेड इन शेड्यूल 3, अभी मैं यही पढ़ा पाऊंगा। नॉन सप्लाई लिस्टेड इन शेड्यूल 3, नॉन सप्लाई लिस्टेड इन शेड्यूल 3। तो सुनो, पहला एक अधिक, ये आपसे पर जोर से पढ़ना नहीं, बीच से ना पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ना। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच शैल पीछे आवाज आ रही है, जोर से पढ़। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब यहाँ पे जो लिखा है इसको न सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ेंगे न सप्लाई ऑफ, ये जीएसटी के दायरे से, जीएसटी के दायरे से। ये शेड्यूल नंबर शेड्यूल नंबर, इसमें टोटल 8 पैरा। कितने पैरा है? पर मैं आपको 6 ही बता रहा हूँ। टोटल कितने पैरा है? 8। पर सिलेबस में कितने हैं? कितने? वहां पे समझ में नहीं आया तो वहां बोर्ड पे क्या किया है, कल समझ में आ जाएगा कि क्या है। सेट पढ़ो मैडम। पहला सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू
employer in the course or in a relation to his employment. जीएसटी के दायरे से। अरे नहीं तो सारे एम्प्लॉय सप्लायर हो जाते भैया, जितने भी एम्प्लॉय सारे का हो जाते, मतलब एवरी रामू का इज आल्सो सप्लायर। तो इसलिए पहला बोलो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। तो जितने भी एम्प्लॉय सर्विस दे रहे हैं किसको, वो जीएसटी के दायरे से। आप समझे अपन, अब वो परमानेंट हो, कैजुअल हो, कैसे भी हो, एनीथिंग पेड टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर in the course of employment, can be treated as neither supply of goods, neither supply of, oh my God, मेरा पहला पॉइंट नहीं खो गया, मेरा पहला पॉइंट नहीं खो गया। ओके, याद कर लेना बेटा, 1 to 1 चालू होगा अभी इमीडिएट खत्म होके 1 to 1 चालू होगा। हाँ, कैसी चकले बना रहे हैं। अब सेकेंड, फिर जरा समझें सेकेंड पैरा पढ़ना। Services by any court or tribunal established under any law for the time being. Oh my God, कोर्ट को जो कोर्ट फीस देते हैं वो जीएसटी के दायरे से। ए भैया, नहीं तो न्याय महंगा हो जाएगा। यदि इस पे जीएसटी लगा देंगे, अब मान लो 1 लाख कोर्ट फीस है, 18% जीएसटी लगा दिया तो 1,18,000 रुपए लग जाएंगे। तो कोर्ट कौन सा सर्विस प्रूव कर रहा है? कोर्ट किसी एक व्यक्ति को सर्विस नहीं दे रहा है, फीस उससे लेता है जो केस फाइल करता है। पर वो क्या नहीं लेता है, कोर्ट क्या नहीं करता है, कोई सर्विस नहीं दे रहा। इसका मतलब कोर्ट फीस जीएसटी के दायरे से। अब कोर्ट हो या ट्राइब्यूनल हो, कोर्ट हो या ट्राइब्यूनल का मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, जितनी भी ट्राइब्यूनल है सब जीएसटी के दायरे से बाहर। ओके, कोर्ट का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कवर, सब कवर। अब और सुनो, जीएसटी लॉ पास कहां से हुआ है? तो पार्लियामेंट में बैठते हैं एमपी और स्टेट लेजिस्लेचर से भी हुआ है, उसमें बैठते हैं विधायक। हाँ, इनके ऊपर जीएसटी लगा देते तो लॉ ही पास ना हो पाता। बोले हमारे ऊपर जीएसटी, सब लॉ का विरोध करते हैं। और यहाँ तो चोर चोर मौतेरे भाई, यहाँ पे तो पक्ष और विपक्ष सब। वैसे इंडिया में जीएसटी बनने में मात्र 13 साल लग गए। एक बिल आया था आज से कुछ समय पहले, ऐसा सॉलिड बिल था, 1 मिनट में पास हो गया, 1 मिनट में पास हो गया। बिल क्या था? एमपी की सैलरी बढ़ा, 1 मिनट में बिना विरोध के पास, सारे सहमत, यस सैलरी शुड बी इंक्रीज, यस। बाकी सारे बिल 13 साल लग गए जीएसटी बनाने में, 13 साल लग गए जीएसटी बनाने में। ऐसा फर्क है। अब ऐसे क्या होता है, इनको भी तो पैसे मिलते हैं ना, मिलते हैं, ऑन पेपर भी मिलते हैं, मुझे नहीं पता, ऑन पेपर तो मिलते हैं, सरकार देती है, लेकिन ये तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव है, ये तुम्हारे जैसे भी है तुम्हारे, देखो, फंक्शन परफॉर्म्ड बाय, बोलना भाई मैडम। Functions performed by members of parliament, members of state legislature, members of panchayat, member of municipality and member of other देखो local भाई, authorities. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सर्विस दे रहा है जीएसटी के दायरे से। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर सांसद, विधायक, मेंबर ऑफ पंचायत, ये तो ऐसी पंचायतें ही होते हैं। मेंबर ऑफ पंचायत कहाँ पे होती? गाँव में होती है। इनसे ज्यादा खतरनाक इलेक्शन किसी का नहीं होता। हो सकता है कि सांसद विधायक के चुनाव में कोई दंगा फसाद ना हो, पर पंचायत का चुनाव हो 2-4-10 मरे ना, तो ऐसा होता ही नहीं है, सही बता रहा हूँ। एक्चुअल में गांधी जी कह रहे थे जब देश आजाद हुआ था उसी समय पंचायतें बनाओ। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और सबने विरोध किया था कि यदि उस समय पंचायत बनाएंगे
तो देश को एक रखना बड़ा मुश्किल होगा, आपसी में लड़ बनेंगे। हाँ, इसलिए पंचायत का नियम 1975 के बाद आया, जब हम स्टैब्लिश हो गए थोड़ा सा। उसके पहले पंचायत थी नहीं, ये सबसे खतरनाक एरिया होता है भैया। इसके बाद मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी, ये आपके पार्षद, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी, जेडीए के मेंबर, सब बाहर। ये सब क्या है, जीएसटी के दायरे से। ये सब एमपी, एमएलए, पंचायत, सब जीएसटी के दायरे से बाहर। इसके बाद वो एक मिनट कॉम्पिटिशन कर रही है। अब मेरा कहना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, इनको भी सैलरी मिलती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश का मालिक है, अब रबड़ स्टैंप पर मालिक है। देश के सारे काम किसके नाम से होते हैं, प्रेसिडेंट, और स्टेट के सारे काम गवर्नर। और वो सारी पोस्टें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या है, तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, अब मान लो तुम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज पे भी लगा सकते थे, तो भी कहते फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, वे भी इनवैलिड डिक्लेयर कर देते। तो भैया उनको बोलना पड़, देखो, ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन परस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन दैट कैपेसिटी। जो भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हेल्ड कर रहा है, अब कॉन्स्टिट्यूशन से ही बना है, गवर्नर, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, सीएनएडी, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये सब जीएसटी के दायरे से। लोकसभा स्पीकर, सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। क्या बोला, जितने लोग भी कौन सी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, वो जीएसटी के दायरे से बाहर। पढ़ो एक बार मन में, बेटा जैसे ही खत्म होगा तुरंत पूछूंगा, मैं बता दे रहा हूं। और जो थर्ड वाला पॉइंट बोलेगा ना, ये वाला, तो उसको ये 3 पॉइंट बोलना पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट में 3 पॉइंट है। अभी पहला क्या बताया था ऊपर, एमपी, एमएलए, ये दूसरा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अभी तीसरा और बता रहे हैं, और बोलेंगे ऑर्डर में तो ज्यादा बेटर होगा, तो तुम्हें पैरा नंबर याद हो जाएगा ना ऑर्डर में बोलोगे तो। जैसे तुम ये बोलोगे, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, पैरा नंबर 1, कोर्ट फीस पैरा नंबर 2, गवर्नमेंट वाले पैरा नंबर 3। जो मैंने लिखा है, देखते हैं कितने मैच होते हैं, नहीं होंगे। चल आओ नेक्स्ट पॉइंट, आगे आओ। एक अधिक Duties performed by any person as a chairperson or a member or a director in a body established by the central government or state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement. मतलब अब गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई है जिसके आप चेयरमैन है या मेंबर है, और जिसको एम्प्लॉय नहीं माना गया। कारण एम्प्लॉय माना जाता तो वो तो वैसे ही एम्प्लॉय वाले में कवर हो जाता, पर जिसको क्या ना माना गया हो, एम्प्लॉय। एग्जांपल, सेंसर बोर्ड है जिसका काम है मूवीज को रेटिंग देना, उसका काम क्या है, मूवीज को क्या देना। अब उसका चेयरमैन होता है, उसका चेयरमैन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, पर गवर्नमेंट उसको पे करती है, गवर्नमेंट उसको, पर वो कौन सी पोस्ट होल्ड कर रहा है, चीफ। ड्यूटी परफॉर्म एज अ मेंबर ऑफ और डायरेक्टर ऑफ, चेयरमैन ऑफ अ कोई भी बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर, जीएसटी के दायरे से बाहर। कोई भी बॉडी जो किसने बनाई है, वो क्या हो जाएगा, जीएसटी के दायरे से। इसका एग्जांपल है फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ये सब कौन ने एस्टेब्लिश करी, गवर्नमेंट ने। और इन सबके जितने लोग हैं सबको खूब पैसा मिलता है। जो तुम्हारे प्लानिंग कमीशन का डिप्टी का चेयरमैन और बाकी मेंबर हैं, सबको मिनिस्टर लेवल का दर्जा है, सबको पैसा मिलता, सब सभी लाती। चलो कितने पॉइंट हो गए, पहला एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, दूसरा कोर्ट फीस, तीसरा एमपी, एमएलए, पंचायत, फिर दूसरी में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और फिर बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय सीजीएसटी का चेयरमैन, मेंबर, डायरेक्टर। आधा मिनट दे रहे हैं, आधा मिनट दे रहे, सब रिवाइज करो।
या अभी से बता दे रहे हैं, बाद में रोना गाना नहीं। फरवरी में जीएसटी और एफएम का मास्टर टेस्ट हो जाएगा, एंड में गारंटी है। फरवरी में एफएम और जीएसटी का मास्टर टेस्ट हो जाएगा। मैंने बोला ना ये 2-3 दिन बाद, तो 1-2 दिन बाद इन सब्जेक्ट में क्विज की एंट्री पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि इतने हाई लेवल पे पहुंच चुके हो गया कि इंटरलिंक ही ना कर पाएगा आदमी। चलो फिर भैया, चौथा पॉइंट, मरना प्रिय। क्या बोला? तो भैया मरने के बाद की जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे उसको ले जाना लाना, दाह संस्कार करना, दफनाना, सब कुछ फ्री। मरना फ्री है। ऐसा नहीं बोलना, नहीं तो मरना फ्री है, मरना फ्री है। हाँ मैडम। Sale of land and subject to the paragraph 5 Society of services of funeral, crematorium or mortuary, including transportation of the deceased. सब फ्री। मरने से बाद, मरने के सब फ्री। अब मरना तो फ्री छोड़ दो, गनीमत है, नहीं तो बोले उसको ले जाने पे भी जीएसटी लगा दो। मरना फ्री है। फिर क्लियर हुआ? अब देखो, मैं बोल रहा था विवाद हो सकता था ना कि भैया एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। कोई बोलता लैंड इज ऑल्सो सर्विस, लैंड इज। अब तुम्हें बताएंगे इंडिया में सबसे ज्यादा दुखी वर्ग है यदि कोई जीएसटी से, तो वो है बिल्डर। उनको कहते हैं तुम्हारे ऊपर जीएसटी नहीं है, पर कोई ऐसा बिल्डर नहीं है जो जीएसटी पे ना करे। उनको बोलते हैं तुम्हारे ऊपर जीएसटी नहीं है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं। और सबसे ज्यादा मारते भी बिल्डर ही कमाई लोग। देखो, गवर्नमेंट की भी कमाई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अफसर्स की भी कमाई, 2-3 डिपार्टमेंट, 2-3 लोग हैं जिससे बहुत अच्छी होती है। बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, लिकर शॉप, सबसे अच्छी कमाई नहीं से होती है। लिकर शॉप और ज्वेलरी वाले, ये बहुत बड़े वो है भंडार पैसा देने के। ऑन पेपर वाले भी और ऑफ पेपर मुझे नहीं मालूम। चलो जल्दी पढ़ो पहले 4 पॉइंट। हाँ भाई, मरना फ्री है। अब सुनो, सेल ऑफ लैंड जीएसटी के दायरे में नहीं है। अब जरा फर्क जानना, मैंने मकान बना लिया, मैंने मकान और बनाने के बाद बेचूंगा तो जीएसटी के दायरे से बाहर। लेकिन बिल्डर लोग करते क्या है, मकान का प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और बुकिंग चालू कर देते हैं। तो तुमने तो बनने के पहले ही बेच दिया, तो सरकार कह रही है तुम बायर को सर्विस दे रहे हो मकान बना के देने की, और उस पर वो क्या ले लेती है, उस पर क्या ले लेती है, सेल ऑफ लैंड। क्या वर्ड बोला? सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ द शेड्यूल 2। शेड्यूल, अब ये शेड्यूल 2 का क्या याद है, बाइफिकेशन, उसको ध्यान में रखते हुए सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ। अब मैंने बोला
बिल्डिंग बनने के बाद बेची तो जीएसटी के दायरे से, पर बिल्डिंग क्या बोला तो क्या हो जाएगा? अब सुनो, entire consideration for sale of building received after issuance of completion certificate, जो मैं बोल रहा था, यदि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बेची है तो जीएसटी के दायरे से, लेकिन यदि कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनने के तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं। तो सेल ऑफ लैंड और दूसरा सेल ऑफ, पहला बोलना भाई सेल ऑफ लैंड, दूसरा बोलना सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग। लेकिन बिल्डिंग में कंडीशन है, कब बेचा हो और बीच में बेचे दी तो जीएसटी के दायरे। पहला देखो कैसे नालायक हो। एक्शनेबल क्लेम, पहले वहां का बोले थे, एक्शनेबल क्लेम में क्या गुड्स है कि नहीं है, तो फिर यहां आके लिखिए एक्शनेबल क्लेम, तो मतलब क्या हो? अब एक्शनेबल क्लेम जीएसटी के दायरे में है कि बाहर है? नहीं नहीं है, पूरा कहा दिखा। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इसका मतलब क्या हुआ? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग जीएसटी के दायरे में है, बाकी सब क्लेम बाहर है, बाकी सब क्लेम बाहर है। तो भैया लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग जीएसटी के दायरे में है, बाकी सब बाहर। एक्शनेबल क्लेम कितने पॉइंट हो गए? 2 मिनट, 2 मिनट।
बुक बंद। बुक बंद। मैं भी अपनी बुक बंद कर देता हूँ, ये लो, मैंने भी अपनी बुक बंद कर दी। बहुत टाइम है मेरे पास, से खाली हो। बेल, बेल कौन? चलो आए, जल्दी खड़े हो। टारगेट ये ये क्या ये भाई शिफ्ट कर रहा था बटन। चलो इनडायरेक्ट टैक्स थी, डायरेक्ट टैक्स पे चलो। हाँ, सेक्शन 9
एक, दो, डिस्क्वालीफाई, सेल्फ गोल। कब करे भैया? वेट क्यों बोल रहा था? वेट गोल हो गया। दूसरा बाजू वाला। हाँ, 9, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, section 7, 7-1-8, 7-1-C, ये सोच के रखिए। हाँ बेटा, तुम्हें होशियार होगा। विदाउट शेड्यूल 1, 1, 2, डिस्क्वालीफाई। तो जीत गई भाई, 2 गोल कर लिए। और गिरा रहे विकेट, और गिरा रहे 2 गिराना होते। हाँ, टारगेट तुम्हें को करना है। शेड्यूल 1, इंग्लिश जमी शेड्यूल 2, Verification of goods and services. शेड्यूल 3, first शेड्यूल 3 पैरा पर Employee to employer. जल्दी। Employee to employer. Services by employee to employer. Second, Services by courts or tribes. third, Functions performed by members of parliament, members of legislative assembly, members of panchayat, members of local authority. Second, बिल्कुल second आप Service performed by constitutional authority. पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। कैसी इंग्लिश बोल रहा है? अरे साहब ये थोड़ी काम है। अच्छा, चल तेरी कल इच्छा वो भी पूरी करवा दूंगा। हाँ, duties performed by body. हाँ, जब तो लोकल जबलपुरिया भी चलेगी। Duties performed by the chairperson, director or person, body established by central government, state government. फोर्थ, Services by funeral. मरना फ्री है, ये ज्यादा बीच में बोल रही है। नेक्स्ट, Services on land and sale of land and building and exception in complete. अगर वो पूरी complete building. हाँ ठीक है, आगे जबलपुरिया पर। हाँ, नेक्स्ट, Actionable fame other than lottery, betting or gambling. मतलब इन तीनों पे नहीं लगेगा। कितना आसान होता है तो लोगों को घुमाना ना। 7, Meaning and scope of supply. कौन बोला है नहीं? दीवारें बोल उठी। 9-1, Basic charges. 9-2, Statutory. पहली स्टेटरी एक्सक्लूजन। Petroleum crude. सेकेंड, High-speed diesel. Motor fuel. Natural gas. Aviation turbine. 9-5, E-commerce operator. 9-4, Notified RD. URD to RD. 9-3, Reverse starting mechanism. पता? सेक्शन 9 Section 1. क्या होगा? क्या बोलते हैं? सबसे वो basic वाली. ऐसी जबलपुरिया नहीं चलेगी। Law. Section 1 में law आता है. एक
commencement और गधो अब एक मैंने बता अच्छा आते में बड़ी खूब लगेगा है एक्सटेंड कमिटमेंट 2 Definition. सेक्शन 15 supply value of supply वैल्यू ऑफ सप्लाई दैट मैटर गुड यस यस गुड अभी कल मजा अभी पहुंचने तो मुझे टाइम ऑफ सप्लाई में तब मजा आता सही मजा तो तब आएगा टाइम ऑफ सप्लाई में तो पहुंचूंगा चलो कितना क्लियर है चलिए सुनिए अब आगे फिर बेटा याद रखना मैंने आपको भी 6 बताई है 2 और हैं मैं नॉलेज के लिए जरूर बताऊंगा आधा अधूरा ज्ञान नहीं देते नॉलेज के 2 और बताएंगे अभी समय आने पर अब दूसरा क्या था नॉन सप्लाइड नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट जब क्या कर रही हो गवर्नमेंट क्या कर रही है नॉन सप्लाई नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाइड एक्टिविटी ट्रांजैक्शन लोकल अथॉरिटी जो भी पब्लिक अथॉरिटी की तरह दे रहे हैं तो उसको क्या कर सकते हैं एग्जाम अब एक क्वेश्चन है मेरे मन में सुनना ध्यान से ये मेरा आईपी और इसका क्या हुआ व्हाट अबाउट दिस हॉस्पिटल सप्लाई है कि नहीं हॉस्पिटल सप्लाई दे रहा कि नहीं स्कूल पर इस पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लेकिन लग रहा है ना अब सुनो ध्यान से कुछ वर्ड बोलूंगा स्टेटमेंट क्या लिखा पढ़ो एग्जाम सप्लाई क्या बोला ये कुछ नहीं है सब सर्विस सेक्टर के जरा समझना जो शेड्यूल 3 में लिखी है वो तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो तो सीधे जीएसटी के दायरे से ये एग्जम्पशन है ये क्या है सेक्शन 11 एग्जम्पशन ओ माय गॉड एक और सेक्शन आ गया सेक्शन 11 एग्जम्पशन सेक्शन 11 पावर ऑफ गवर्नमेंट टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स पावर ऑफ गवर्नमेंट टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम सेक्शन 11 गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप किसी भी गुड्स या सर्विस को एग्जाम कर दो टैक्स से विद कंडीशन विदाउट कंडीशन होली पार्शली कंडीशनल अनकंडीशनल जैसा करना चाहे वैसा आप एग्जाम मतलब छूट देना क्या देना गवर्नमेंट छूट दे सकती है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू ग्रांट एग्जम्पशन गवर्नमेंट चाहे तो छूट दे सकती है इन भाई लोगों ने लगभग 90 सर्विसेज को छूट दे दी 90 सर्विसेज को गुड्स से ज्यादा छूट गुड्स से अब जैसे गुड्स का मिल्क तुम्हारा मिल्क पर तुमसे का जीएसटी चार्ज करता है क्योंकि वो क्या है एग्जाम मेरा एक क्वेश्चन है जरा देखिए तुम में कितनी कैपेबिलिटी है लॉ समझने की अभी कितनी जनरेट है जरा देखो सुनना इसको बोलते हैं एग्जाम सप्लाई क्या बोलते हैं एग्जाम सप्लाई क्या है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है जरा समझेंगे सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट निल रेट ऑफ टैक्स जिसमें क्या हो वो भी क्या है एग्जाम and or which may be wholly exempt from tax including non taxable supply non taxable supply मतलब schedule 3 schedule non taxable supply क्या है supply of goods service both which is not liable to tax under CGST और IGST मतलब ये GST के दायरे से तो schedule 3 में जो है वो क्या है और ये गवर्नमेंट जो नोटिफाई करती है वो क्या है एग्जाम क्या है पर एग्जाम इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम इंक्लूड अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास क्या है पावर गवर्नमेंट के पास क्या है क्या ग्रांट करने का एग्जाम्पशन बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन
बाय इशूइंग केवल एक लाइन को ओवरव्यू बस पढ़ाएंगे, बाकी सब बाद में। पहले सेक्शन क्लियर होना चाहिए कि कहता क्या है। ये सुनो, GST law empowered to central government, state government as the case may be to grant exemption from tax। लेकिन सारे काम किसकी रिकमेंडेशन पर होते हैं? तो लॉ बनाओ, गवर्नमेंट में ग्रांट इशू अ नोटिफिकेशन फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम एनी गुड्स एंड सर्विस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो देखो, where the government is satisfied it is necessary in the public interest so to do, it may on the recommendation of the council by notification exempt generally either absolutely or subject to such condition as may be specified goods service both from any specified description from the whole or any part of tax level thereof with effect from such date as may be notified। गवर्नमेंट के पास पावर है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में चाहे किसी भी गुड सर्विस को क्या कर सकता है, एग्जाम। इसके लिए उन्हें क्या इश्यू करना पड़ेगी, एग्जम्पशन नोटिस। क्या करना पड़ेगी? ये बहुत होशियार लोग हैं। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ हर चीज में पहले बता चुका होता हूँ और 2-2 साल बाद वो सब चेंज आते जा रहे हैं, तुम देख लेना। आज मैं बोल रहा हूँ, आज से 2-4 साल बाद देख लेना, स्कूल पे भी GST आ जाएगा। उन स्कूल पे आएगा जिसकी फीस ज्यादा है, वो इनडायरेक्टली। नोटिफिकेशन में क्या है, पावर सुनना, नोटिफिकेशन से एग्जाम करने का बेनिफिट क्या है गवर्नमेंट को? कल के दिन इन्हें एग्जाम्शन विड्रॉ करनी है तो वो एग्जाम्शन नोटिफिकेशन क्या कर लेगा, विड्रॉ। एग्जाम्शन खुद ही क्या हो जाएगी, विड्रॉ। हॉस्पिटल और स्कूल एग्जाम्प्ट है, मैं कह रहा हूं एग्जाम्प्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या जारी करके रखी है, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। लेकिन मान लो सरकार को इसमें टैक्स लगाना है तो केवल क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन क्या कर लो, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, जस्ट विथड्रॉ व्हाट, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन को क्या कर लीजिए, क्या लग जाएगा, बोलो क्या लग जाएगा, GST लग जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना। अब क्वेश्चन मेरे सामने आया, जो चीज नॉन टैक्सेबल है, क्या है, उसमें GST लगाना है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा। अब सीखो लॉ, अब मतलब लॉ के स्टूडेंट बनो। जो चीज शेड्यूल 3 में है, काय में, वो क्या कहलाएगी, यदि उसमें टैक्स लगाना है तो तुम्हें पहले पार्लियामेंट में जाके GST एक्ट में क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना। पर जो चीज एग्जम्पशन में पार्लियामेंट में ड्यूटी सफल चलाने की जरूरत है, सीधे क्या करो, बात समझ में आया कैसे लॉ लिखा जाता है। जैसे अब बोलो और पुराना पढ़ो, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यदि उसमें टैक्स लगाना है तो सबसे पहले जाके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मालूम कैसे होता है, 2/3 मेजॉरिटी से। क्या वर्ड बोला, मतलब लोकसभा में 2/3, राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी, प्लस ये ऐसा मैटर है जो स्टेट को भी हार्म करता हो तो 50% स्टेट सहमत है। जब GST में अमेंडमेंट आया तो पार्लियामेंट और ने केवल काम नहीं किया, उसके बाद 50% पार्लियामेंट का उसका चाहिए था अप्रूवल, विधानसभा का, तब जाके लॉ में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। बात समझ में आई? तो अब गवर्नमेंट ने सेक्शन 11 का क्या बनाया है, बोलो बोलो। अभी तो ये सब बिजनेस करने का तरीका सिखा रहे हैं, क्यों चेंज हो रहा है। अब तुमने कितने सेक्शन टच कर लिए, 7, हाँ 9, 11 किया ना, हाँ, और 15 वैल्यू, 15। अब तुमको एक चीज बताते हैं, छोटी क्यों, जरा कॉमन सेंस से पूछ रहे हैं आपसे, फिर आंसर कमेंट कीजिएगा।
फिर कमेंट कीजिएगा। मान लो हल्दीराम का एक पैक आता है, उसमें भैया नमकीन भी रखा है, ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं, चॉकलेट भी रखी है और स्वीट भी रखा है, कंबाइंड पैक आता ना। तो जरा सुनो, पहला क्या बोला, बोलो, दूसरा, फिर और फिर जो रखा उस पे ही रखे रहे दो। हाँ, अब जरा केस समझना, मेरा थोड़ा सा विवाद है। ये कंबाइंड पैक 400 रुपए का है। कितने रुपए का है? 400। इसमें से ये नमकीन पे रेट 12% है, ड्राई फ्रूट पे रेट 28% है, चॉकलेट पे 12% है, स्वीट पे 5%। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 400 रुपए पे कौन सा रेट लगेगा? एवरेज 5। मेरा विवाद समझ में आ गया? अपना काम को लड़ाना है तुम लोग। हाँ भाई बोलो, कौन सा रेट लगाना है? 12 एवरेज बोला कोई ने बोला ना? हाँ क्या बोला? मैं बोल रहा मीन निकालिए, वही तो होता है एवरेज, अर्थमेटिकल मीन। ना करो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ बोलो। हाँ भाई, कितने % रेट लगाए? हाँ भाई बोलिए, क्या है? कुछ विवाद समझ में आ गया? हाँ, अर्थमेटिकल नहीं बोल रहे थे, एवरेज बोल दो। एवरेज वाले कितने? तरीके से हाथ उठाओ ना। 1 2 3, यहां से कौन सा? 4 5। हाँ ठीक है। आप क्या रेट चाहते हैं? हाँ मैं तो चाहता हूँ जीएसटी का फिर हम भी जवाब दे रहे हैं ना। सरकार चाहती है ऐसे लोग देश में ना रहे। हम भी जवाब दे रहे हैं ना, हम सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे। देखो भाई, कैसा देश वैसा देश। भैया रूल रेगुलेशन तो मानना पड़ेंगे, अदरवाइज लीव द इंडिया। सीधी सी बात है, सिंपल लॉ है और बॉडीगार्ड ऑप्शन है, वैसे ज्यादा दूर ना जाना हो। चलो बोलो। हाँ भाई मैडम, आपके हिसाब से एवरेज बेटा कम अलग अलग रेट कैसे निकालेंगे? वो तो 400 रुपए फिक्स बता दिया। नहीं तो लेकिन कभी जो पैक आता है वो सेपरेटली सोल्ड नहीं होता है, पैक का कंबाइंड रेट होता है। चलो आओ, आपके विवाद को हम और खत्म कर देते भैया। यहाँ जरा सुनना भाई, अपन ये टीवी लाइव, हाँ बोलो, 55 इंच मान लो, 55 इंच की टीवी लाइव। अब टीवी की जो एक्सेसरी होती है, हमें एक्सेसरी पे रेट ज्यादा होता है और मेन प्रोडक्ट पे रेट, क्योंकि वो लग्जरी मानी जाती है। अब जैसे आप बोल रहे हैं इसके साथ रिमोट भी आया होगा बेटा, वैसे टीवी पे रेट है 18%, 18 नहीं वैसे 28 है, लेकिन रिमोट पर रेट है 28%। हाँ मतलब यदि आप रिमोट खरीदने जाओगे तो रेट कितने % लगेगा? केवल रिमोट खरीदने जाओगे तो
अब लेकिन वो रिमोट टीवी के साथ आया, अब उस पर चिपका रही। आपने बोला मैंने फंसाया। चल, हाँ भाई, मैडम आप क्या चाह रहे हैं? 20 whichever is higher. मैडम तो सीधे कहीं whichever is higher. भाई साहब आप क्या चाह रहे हैं? 20 higher. चलो अब मैं कहता हूं, मेरी सुनो। जिनने एवरेज बोला, तो देखो एवरेज में क्या गेम होता, मैं करके दिखा रहा हूं ना। बिल्कुल भैया, हर आदमी 1 kg काजू रखता, कितने परसेंटेज है? 28, और उसके साथ एक रसगुल्ले का पीस चिपका देता। एवरेज निकाल। कहाँ गए एवरेज? देखो बेटा, लॉ बनाना है, बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है। अब यदि 1 किलो काजू का 28% है और रसगुल्ले के कितने परसेंट? निकाल लो। ठीक है, हमेशा देखते हो आधा ही हो गया, 15-16% में आ गए हम, समझिए बात। अब अलग अलग तो पॉसिबल है ही नहीं ना, क्योंकि वैल्यू ही क्या है? सिंगल। मैं एक चीज पूछ रहा हूं, उस पर कमेंट करना। ये प्रोडक्ट बना के बेचना और टीवी के साथ रिमोट देना, क्या दोनों सिचुएशन एक ही दिख रही कि अलग अलग दिख रही? क्या अलग अलग? बोलो। टीवी के साथ रिमोट नेचुरल बंडलिंग है कि बेचेंगे। अब मोबाइल के साथ चार्जर, भैया तो मोबाइल लेने गए तो चार्जर मिला कि चार्जर खरीदने गए तो मोबाइल ले आए? हैं? मोबाइल लेने गए थे तो चार्जर ले आए कि चार्जर लेने गए थे तो मोबाइल मिल गया? मोबाइल के साथ, मतलब प्रिंसिपल क्या है? मोबाइल। एसी के साथ रिमोट की, रिमोट के साथ एसी नहीं। बोले रिमोट खरीदने गए थे, एसी तो मिल गया साथ में। भाई एक मिनट, अब जरा सुनना। बोर्डिंग स्कूल जानते हो? रख रहे तो पढ़ा रहे कि पढ़ा रहे तो रख रहे? नहीं तो उन्हें रहेगा तो आओ पढ़ भी लो, कि पढ़ रहे हो तो रख रहे? पढ़ रहे हो तो बात समझ आई? पर हाँ या ना? दैट इज द प्रॉब्लम, समझना पड़ेगा। एक है नेचुरल बंडलिंग, एक क्या है, और एक है आर्टिफिशियल बंडलिंग। ये आर्टिफिशियल है। आप चाहते तो अलग अलग प्रोडक्ट बेच सकते थे। जीएसटी के आने के पहले हल्दीराम, कैडबरी के बहुत सारे मल्टी पैक आते थे, रक्षाबंधन स्पेशल, दिवाली स्पेशल। अब तुम देखना, जीएसटी आने के बाद ये कम हो गया। अब तुम्हें नमकीन और चॉकलेट के ही मिक्स पैक दिख रहे, ड्राई फ्रूट नहीं दिख रहे। कारण, रीजन बताता हूं। मैं बोल रहा हूं धंधा करने का तरीका बदल गया लोगों का। यदि तुम आर्टिफिशियल बंडलिंग करते हो, क्या करते हो? तो हाईएस्ट रेट अप्लाई कर देता है। इसका मतलब यदि ये पैक बेचेंगे ना तो सारे में कितने परसेंट लगेगा? तो रसगुल्ला भी 28% पे चार्जेबल होगा। समझो बात को। इसलिए, और नेचुरल बंडलिंग जो है उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट रखता है। टीवी के साथ रिमोट, रिमोट के साथ टीवी, तो जो टीवी का रेट है वही रिमोट वाले रेट पे लग जाएगा। फर्क समझ में आया? 2 प्रकार की सप्लाई होती है। सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। क्या वर्ड बोला? कैसे बोलो? सुने, आ जाए कंपोजिट सप्लाई। तुम बताना एक बार, बस इतना सा डिफरेंशिएशन कर देना, ये कंपोजिट है कि ये कंपोजिट है?
टीवी कंपोजिट है और ये मिक्स है, जो बोलते हैं ना कॉमन सेंस से लॉ कंपोजिट सप्लाई। Composite supply means a supply made